अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इन्होंने आज GHQ में बड़ी अहम तकरीबन 3 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दहशत गर्दी से लेकर हार्ड स्टेट तक, मुज़ाकरात से खात्मे तक, गुड गवर्नेंस से लेकर नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स तक तमाम मौज़ूआत पर आज बात की गई। अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें, अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर फाइटिंग। द सरदार्स, दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म। द रिलेशन बिटवीन द इंडियन BJP and the Afghan Taliban regime is of a master slave. A hard state means जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो। It doesn't mean a armed forces dominated state. सियासत है तो सियासत है। ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, there is some problem जो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। Yes, good governance is quintessential for Pakistan. If that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और रहेगा। मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास होती है मेरे भाई। अगर मोनोपोली ऑफ वायलेंस और मॉब को दे दें, देन एवरीवन कैन कम विद हिज ओन डिमांड्स। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसे अल्फाज अदा किए थे जो कि शोधा से मुतल्लिक थे। आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान जिस बयानिए को चलाना चाह रहा है। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे बनी हुई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल स्टेट ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। वो खादमुल हरमैन शरीफैन है तो हम मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ खुलासा था। कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने नए सूबों के क़याम और सिस्टम को रीसेट करने की बात की थी, जिसकी हिमायत वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने भी की है और कहा है कि सूबों को 3 इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस ज़रूरत को पूरा कैसे किया जाएगा। आईनी तरमीम होगी या फिर अवामी रेफरेंडम, और सबसे बढ़कर कि बाकी सियासी जमातें भी क्या इसी तरह से सोच रही हैं। इस पर बात करने के लिए आज के मेरे मौजूद मेहमानों, पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे मौजूद मेहमान सेनेटर हुमायूं महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। दानियाल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारी नज़रें आप लोगों की तरफ उठ रही हैं। DGISPR का बयान आज आपने सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली देखी होगी आपने। कल वज़ीर दाखिला भी सिस्टम के कोलैप्स होने की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, बैड गवर्नेंस है मसला। आप इत्तेफाक करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये दानियाल साहब के वाकई इस वक्त मुल्क को नए सूबों की जरूरत है। सर, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का देखिए, जहाँ तक उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनकी जो टॉक थी मीडिया के साथ, वो दो उसके ऊपर नुकात के ऊपर थी। एक था कि भाई कि आप मुल्क का जो ये सियासी निज़ाम है ये कोलैप्स हो रहा है या हो चुका है या होने की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल भी सियासी निज़ाम ही है और एक बेहतर सियासी निज़ाम जिसकी उन्होंने बात की। और बाय बेहतर सियासी निज़ाम व्हाट ही मीन्स एंड व्हाट वी ऑल मीन फ्रॉम डे वन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भाई कि आपने जो सिस्टम को चलाने के लिए आपको छोटे यूनिट्स बनाने हैं, आपने NFC जो अवार्ड्स है उनको आपने रिविजिट करना है। 18वीं तरमीम जो है, जो स्पिरिट है, जो 18वीं तरमीम का जो स्पिरिट था वो था ही डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। और डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी सबसे मेन चीज ये थी कि आम बंदे तक आपकी रसाई हो, आम बंदे तक पैसा पहुंचे, आपके गवर्नेंस का सिस्टम आसान हो, और वो उसके लिए जो बहुत जरूरी है वो स्मॉलर यूनिट्स की बात की जा रही है। और स्मॉलर यूनिट से ऑटोमेटिकली आपकी जो डिलीवरेंस है उसमें बेहतरी आएगी, आपका सिस्टम मजबूत होगा, आपकी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन इसके साथ ही देखिए, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने चीजें आगे चलानी हैं तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने मफाद के लिए, अपनी मर्जी के लिए ब्लैकमेल करते हैं जब उनका दिल करता है, दैट नीड्स टू स्टॉप। और वो जब तक रुकेगा नहीं तो फिर आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। और सर, मुझे आपकी बात से ये समझ आया कि आप अग्री करते हैं इस बात से, लेकिन फिर इस डिबेट से आगे निकलकर बात करनी होगी ना कि कौन सा सूबा कितना बेहतर काम कर रहा है, वहां पर होने की जरूरत नहीं है। अब कायरे साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। सर, सूबों का कयाम
इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि चाहते सभी यही हैं, होना चाहिए, लेकिन अब इसका आगाज कहां से होगा, यहां पर एक बड़ा इख्तिलाफ नजर आता है। इस वक्त दानियाल साहब मौजूद हैं, वो बात से अग्री कर रहे हैं, लेकिन कल ही जब मैं तलाल चौधरी साहब को सुन रही थी तो वो तो कह रहे थे कि पंजाब अच्छा काम कर रहा है तो वहां छोड़ें, बाकी सूबों की तरफ जो है वहां से शुरुआत होनी चाहिए। और सिंध की, कराची की तो बाकायदा उन्होंने बात भी की। जब हम पीपल्स पार्टी की बात सुनते हैं तो वहां से नजर आता है कि जी आगाज सूबों के क़याम का आगाज जो है वो पहले कहीं और से होना चाहिए या पहले कहां से किया जाए। सर क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस सारे मामले को लेकर? पहले तो ये है कि ये जो डिबेट है ना इस मुल्क के अंदर, कौमी हुकूमत बनाई जाए कि सियासी पार्टियां जो है डिलीवरेंस नहीं दे सकी और एक कौमी हुकूमत बनाई जाए और 4-5 साल के लिए वो चले जी, और वो बड़े फैसले करे। और ये एक बड़ा पुराना आइडिया है। ये काफी अरसा पहले से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने और कई ऐसी जो हुकूमतें जो कि अवामी हुकूमतें नहीं थी उनकी तरफ से ये फैसला किया गया और ये मुतालबे रखे गए, ये मुतालबे रखे गए और ये बातें की गई। इसी तरह ये जो छोटे सूबों का इशू है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, ये भी बड़ा पुराना आइडिया, को नया नहीं है। और सवाल ये है कि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ओके, सबका हक है, अपनी अपनी डिबेट करें। और अगर लोग इस बात से राजी होते हैं तो सियासी जमातों को चाहिए कि वो इलेक्शन के अंदर ये डिबेट रखें। आप फिजा हमवार करें पाकिस्तान के लोगों की, आप ये मीडिया में डिबेट करें, इंटेलेक्चुअली करें, यूनिवर्सिटियों में जाएं जी। सूबे बनाने का आइन के अंदर एक तरीकाकार मौजूद है और वो ये कहता है कि जिस सूबे के अंदर सूबे बनाने की जरूरत होगी वहां की जो सूबाई असम्बली है, जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो 2/3 अक्सरियत से वहां पे रेजोल्यूशन करेंगे कि यहाँ पे 1-2 जितने भी यूनिट बनाए और वो पास करने के बाद फेडरेशन में भेजेंगे और पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हो जाएगी। उसके अलावा ये जितनी डिबेट है, ये डिबेट है होने चाहिए। क्या ये पब्लिक की डिमांड है या इंटेलेक्चुअल्स की डिमांड? एक और होना चाहिए, कायरा साहब ये भी कह दीजिए कि क्या फिर इस मामले के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए, करवाना चाहिए? नहीं, रेफरेंडम सूबे बनाने का इलाज नहीं है, आइन के अंदर उसका इलाज मौजूद है। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है या मुस्लिम लीग ये कहती है या फलां जमात ये कहती है, ये बहस नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं? पंजाब से सबसे पहले ये डिमांड उठी जी, और डिमांड के बाद ये खाली डिमांड नहीं थी, ये खाली पब्लिक डिबेट नहीं थी जी। इसके ऊपर पंजाब असेंबली ने वो रेजोल्यूशन किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड है सूबा बनाने के लिए कि जनूबी पंजाब या बहावलपुर का नाम क्या रखा जाए लेकिन जनूबी पंजाब का एक सूबा अलग किया जाए जी। वो रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली ने किया। उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी कहती है कि यहाँ पे एक सूबे का ऑलरेडी मुतालबा था, वो बना दिया जाए। नहीं बना तो हमने कोई कभी ये तो नहीं कहा। पीपल्स पार्टी ने उस डिमांड को सपोर्ट करते हुए अपनी जो तंजीम थी उसके 2 हिस्से कर दिए, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब का। अच्छा, अब बाकी जगहों पे एक मिनट, ये बड़ी अहम बात जरूरी है। बाकी जगहों पे अगर सूबे बनाने हैं तो वहां पे उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें जो आइन कहता है। सही। अगर आपने मावराए आइन जाना है या आइन से बियॉन्ड जाके बातें करनी है जी, तो आप पब्लिक फिजा हमवार करें। इलेक्शन में जमातें इस बुनियाद को, जो जमात ये समझती है कि नए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, ठीक, वो ये मंसूबा लेके अपने मैनिफेस्टो में डाल के आए। अच्छा कारे साहब, जो आपने बात की ना, आप इंपॉर्टेंट बात करें, आपने बात की कि ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो किया जाए, लेकिन अब सर प्रोसीजर से बात आगे निकल गई ना, अब ये बैड गवर्नेंस पे मामला आ गया। तो अगर मैं सिर्फ आपसे स्पेसिफिकली सिंध की बात करती हूँ तो आप सिंध की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? सवाल परफॉर्मेंस का है ही नहीं इस वक्त। पहले तो ये तरीकाकार ही जरूरी है ना। पहले आपने देखना है कैसे बनना है, क्या किसी की ख्वाहिश पे बनना है। परफॉर्मेंस को भी देखें ओके, लेकिन आपका एक आइन है, उस आइन से बियॉन्ड अगर कोई बात करनी है मैं तो उसको बिल्कुल, यानी सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, आप वजीर दाखिला की बात से मुतमईन नहीं है या अग्री नहीं करते? मैं उस पर बात करता हूँ। पहले समझिए एक बात, वजीर दाखिला ने एक बात कही, वो कोई काबे की दीवार पे लिखा लफ्ज थोड़ा हो गया है। उसने एक बात कही है, उनका ख्याल है, वो वजीर दाखिला है, वो इस हुकूमत के वजीर हैं, उनको चाहिए ना बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस फेलियर हो गया है, सब कुछ ओके। अगर उनकी बात दुरुस्त है, हमारे यहाँ ये बात तो दुरुस्त है ना कि गवर्नेंस में बेशुमार फलाह है, बहुत जरूरत है उसको इम्प्रूव करने की, लेकिन
उनको मुतालबा नहीं करना चाहिए। मुतालबा तो करेंगे अपोजिशन वाले, मुतालबा तो करेंगे वो लोग जो हुकूमत में नहीं है। वो बैठे हैं कैबिनेट में, ये मामला वो कैबिनेट में लाएं, वो वजीर आजम साहब से डिस्कस करें और उनकी काबीना ये मामला या उनकी जमात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की, अगर दानियाल साहब कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ये पहले अपने सूबे से बात शुरू करें कि जी हमारे यहाँ बनने चाहिए। मैं कह रहा हूँ फर्ज करें सिंध कहता है कि हमें सूबे बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ के लेजिस्लेटर नहीं मानते, अगर पंजाब इसको सपोर्ट करता है तो एक प्रेशर बनेगा ना। ठीक, कायरे साहब साथ ही मौजूद रहेगा क्योंकि ये पंजाब और सिंध की इस वक्त जो है ना वो डिबेट पे आ गई ये बात। वहां पर पंजाब वाले आप लोग कहते हैं 12 करोड़ है। सॉरी, कोई पंजाब और सिंध की डिबेट नहीं है। ठीक, हम बात कर रहे हैं जो आइन कह रहा है। सही। अगर तो मीडिया के अंदर या कोई वजीर दाखिला या कोई फोरम जो है वो आइन से बियॉन्ड जाके कोई सोच रहा है तो उसका हक है ना, वो तैयारी करे। ठीक, आइन से बियॉन्ड बातें करने का। एक बात सुनिए, मुझे डोंट इंटरप्ट मी नाउ। अगर कोई पार्टी, कोई इंटेलेक्चुअल फोरम, कुछ लोग ये समझते हैं कि आइन के अंदर जो दिया गया रास्ता है ये दुरुस्त नहीं है तो उसका इलाज ये नहीं है, आप कीजिए डिबेट, आप पब्लिक की फिजा हमवार कीजिए और फिर वो जमात जो इसको लीड करती है इस आइडिया को लेके पब्लिक के पास जाए, लोग वोट देते हैं, बिस्मिल्लाह, कौन रोक सकेगा। चले कायरे साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मैं मेमन साहब भी साथ मौजूद हैं, आप हैं मेरे साथ। मेमन साहब ये फरमाइएगा, सिस्टम को रीसेट करने की अब बात हो रही है, एक तो सिस्टम रीसेट होगा कैसे और पीटीआई क्या समझती है, क्या सूबों के क़याम के लिए होना चाहिए रेफरेंडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि मोहसिन नकवी साहब ने उस सिस्टम के फेलियर का इतराफ कर लिया कि जब वो सिस्टम आया था तो हमें कहा गया था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया है। जब वो सिस्टम आया था तो कहा था कि अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और सब कुछ आएगी, लेकिन 4 सालों में उनको फाइनली एतराफ़ करना पड़ा कि जब एक शख्स कहता है कि लोग बच्चों को टैबलेट्स देनी चाहिए, लैपटॉप देने चाहिए, तो उन्होंने कहा है ये इससे कुछ काम नहीं चलेगा। जब किसी ने कहा कि फलाना शख्स 18-19 घंटे काम करता है, उसने कहा इससे कोई काम नहीं चलेगा, ये तो फायर फाइटिंग हो रही है, प्रॉब्लम असल चीज़ है। अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं। क्या ये देखिए, अब ये जब बात हम करते हैं ना कि सूबों को या छोटे सूबों में आना चाहिए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर ये हो कि मेरा सूबा तुम्हारा सूबा कौन सा डिवाइड हो, तो वो गलत है मेरे लिहाज से। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे, इनके अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो एक सूबे की तरफ ज्यादा हुआ है, उसके पास ज्यादा बैलेंस ऑफ पावर है। बाकी 3 सूबे मिला के 50% बनते हैं, मीन्स कोई 11%, कोई 17-18% और कोई तकरीबन 21-22%, ये 3 बनते हैं और एक सूबा जो है वो 50% है। तो इस 50% को मेरे लिहाज से बैलेंस करना चाहिए इन एटलीस्ट 2 इक्वल और स्लाइटली विद दैट, जिससे कम से कम 5 या 6 सूबे ओवरऑल बन जाए जो सारे बराबर के हो, 15-15% या 17-17% हो, और या फिर 2 25 हो जाए, 1 22 हो जाए, 1 18 हो जाए और 1 11 हो जाए, समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें किसी एक सूबे के ऊपर इतना है। देखिए, अब बलूचिस्तान की टोटल सीटें जो है ना, वो एक गुजरांवाला के डिवीजन से कम है, उस पर कौन तवज्जो देगा? कोई तवज्जो नहीं देगा। अब ये वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कायरा साहब ने कहा है कि उसमें आइन की बात करें। ये आइन तो हमने देखा है कि जब आइन 2 जगहों पे कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो, तो वहां पे तो फिर ना कायरा साहब का आइन काम किया है, ना किसी और का आइन काम किया है, ना पाकिस्तान के आइन को किसी ने फॉलो किया है। तो आइन तो इस मुल्क के अंदर ऐसे है जैसे फुटबॉल है, इधर से मारा उसको पास दिया, उधर से मारा उसको पास दिया। अब बात आ जाती है दूसरी बात, क्या ये यूनिट्स बनाने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं ठीक होगा। अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती, उसको जरा बड़ी गाड़ी दो, छोटी गाड़ी दो, मोटरसाइकिल दो, उसने उसको खड्डे में गिराना है ठीक करने के लिए, ठीक है ना, उसने वो खड्डे में गिराएगा। क्यों? यहाँ पे पॉलिटिकल मेरिट नहीं। यार, पॉलिटिकल मेरिट क्यों नहीं है? इसके जिम्मेदार 3 इदारे हैं या 3 ऐसी चीजें आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने दे, मैं दोबारा लेकर आती हूँ ना सवाल आपकी तरफ। दानियाल साहब, मुझे ये फरमाइए कि आप कह लेने दीजिए कि ये नए सूबों का, छोटे सूबों का कजिया छेड़ के आप ये याद रखिए, ये सिंपल कुलिया नहीं है। ठीक, इससे कौमों के अंदर अपनी लड़ाइयां शुरू होंगी, लिसानी लड़ाइयां शुरू होंगी, सही। इस पे कौमियतों के मसले छिड़ेंगे,
ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे डिबेट करें, ठीक। और जब कोई डिबेट मैच्योर हो तो फिर आइन के अंदर रहते हुए इस पे बातें करें। हुमायूं साहब का ये ख्याल कि आइन के मुताबिक चीजें नहीं हुई, ओके ठीक होगा, लेकिन फिर भी हमने आइन को रिडंडेंट करके तो नहीं रख देना, हम तो उसी की बात करेंगे। चले, बिल्कुल ठीक। दानियाल साहब, मुझे ये फरमाइए कि ये मोमेंटम अब किस चीज का बन रहा है? क्या 28वीं आईनी तरमीम जब आ रही होगी, जब इसका तैयारी हो रही होगी, उसमें नए सूबों के क़याम की बात होगी? और साथ साथ ये कि कराची के हवाले से पिछले दिनों बहुत सारी आवाजें उठती रही, गवादर के हवाले से भी मामलात डिस्कस हो रहे होते, तो क्या इससे भी फिर वफाक के मातहत करने के हवाले से भी काम हो रहा है? देखिए, सूबों और इसकी बहस में जाने से पहले बहुत बड़ा ये जो पर्टिनेंट टॉपिक है, मैं फिर वही कहूँगा, जो 18वीं तरमीम की रूह थी वो है एक प्रोसीजर और प्रोसेस जिसमें पावर को डिवॉल्व करके निचले लेवल तक लेके जाना चाहिए। देखिए, विद और विदाउट सूबा, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? जब हम सूबे की बात भी करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्यों है सूबे बनने चाहिए कि पावर डिवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना? तो पहले तो डेवोल्यूशन का प्रोसेस जो है उसको निखर कर सामने आइन में और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। फिर उसका तरीक़ाकार देखें, तरीक़ाकार क्या कि जो पैसा है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ तक और कैसे होगा। फिर उसके बाद मेरे लिए आसानी कर देना, मुझे ये बता दें आप 28वीं तरमीम में क्या लेकर आ रहे हैं सर? देखिए वफाक तो तरक्की तब तक नहीं कर सकता सूबों के लिए लेकर आ रहे हैं तरमीम, या आप यूनिट्स की तरफ, इंतजामी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं? सुनिए ना, ये तो अभी जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि ये तो डिबेट अभी शुरू होगी, ठीक है ना, और बगैर डिबेट के चीज़ें तो नहीं आगे चलती। कि आपका फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वफाक जब बजट बनाता है तो नेगेटिव खसारे में बनाता है। आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि जब वफाक जो है वो खसारे के बजट से बाहर निकले, सूबों को उनका ड्यू शेयर भी मिले और सूबों के पास पिछले बहुत सारे अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पहले चीजें पाइपलाइन में होती है, काम हो रहा होता है और बाद में वो डिबेट के लिए मीडिया पर आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये स्पेसिफिक सवाल कर रही थी कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं। कायरा साहब, मुझे ये फरमाइएगा जी, आती हूँ दानियाल साहब। देखिए नहीं, हम तो करने, देखिए हमने तो कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो पार्लियामान ने करना है, पार्लियामानी जमातों ने करना है, उसमें हम अकेले तो नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी है और जमातें हैं, और ऐसी कोई चीज जिसमें कभी चेंज की जरूरत हुई तो बगैर डिबेट के बगैर तो नहीं हो सकती। हाँ, देखिए अब स्मॉलर यूनिट्स की जब हम बात करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सूबों के थ्रू स्मॉलर यूनिट्स बने, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बनकर चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और चल सकती हैं। ठीक, चलें, ठीक। कायरा साहब, आज जो दहशतगर्दों के हवाले से बात की है, बलूचिस्तान के हवाले से काफी डिटेल और डेप्थ हमने जो है आज ब्रीफिंग सुनी है। साथ साथ मुझे फरमाइए, जिस तरह से उन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुत हो गई बातचीत, अब जो है या तो आप सरेंडर करें या फिर मार दिए जाएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी पॉलिसी को किस तरह से देख रही है दहशतगर्दों के लिए? पहली तो मैं एक छोटी सी अपनी पहली डिबेट वाइंड अप कर दूं जी। सवाल ये है कि अगर तो ये डिबेट इसलिए है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और हमें डिलीवरी लोगों को सही नहीं मिल रही और जस्टिस सिस्टम नहीं है और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है और रिप्रेजेंटेशन, तो उसका आइन के अंदर एक तरीकाकार मौजूद है। सही। पाकिस्तान का आइन 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट कहता है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ठीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई हुकूमत, मैं अपनी हुकूमत को भी साथ गिनता हूँ, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट देना चाहे जी, जो पावर को डिवाल्व करे, जो वसाइल को डिवाल्व करे। आपके मौजूदा आइन के अंदर वो तरीकाकार मौजूद है कि जिसके तहत आप इख्तियार नीचे भेज सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन मैं फिर भी कहने पर मजबूर हूँ कि जनरल मुशर्रफ के उस वर्स्ट दौर में भी ये निजाम जो लोकल गवर्नमेंट का दिया गया वो बहुत एम्पावर्ड निजाम था। उसमें कुछ खामियां थी, उसको दूर करना चाहिए था। अगर आप सिर्फ आइन पे अमल कर दें, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को तय कर दें कि ये सूबे पाबंद होंगे, अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि किसी को फारग कर दें, लोकल गवर्नमेंट तोड़ दें, उसके बाद इलेक्शन ना कराएं। जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन आइन के तहत टाइम पे होना पाबंदी है, इसी तरह ये जो है ये लाजमी शर्त के तौर पे आइन में दाखिल करें और एम्पावर करें लोग। जो हमने एनएफसी किया, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को 56% तो चला गया, लेकिन सूबे बादशाह बन के बैठ गए। वो पंजाब हो या सिंध हो या केपी हो या बलूचिस्तान, सारे बादशाह हैं। अब वो नीचे डिवॉल्व करने को ना इख्तियार तैयार है ना वसाइल।
ठीक। इलाज वो है, उसकी तरफ कोई नहीं सोच रहा और बिल्कुल नए आपकी हल बात सोच रहे हैं। दुरुस्त। कारे साहब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, पॉलिसी जो अभी आज बताई गई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो एक तो पहली बात याद रखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे होते हैं ना, हमारी फौज है या हमारे बाकी इदारे, वो हैं स्ट्रिक्टो सेंसो, जो उनको टारगेट दिया गया होता है उस टारगेट पे चलने के लिए। ये सियासी जमातों का, ये सियासी लोगों का काम होता है कि वो अदर देन दैट, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस है उसके अलावा वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोचते हैं। पॉलिटिकल जमातें हमेशा पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की के इलाज की बातें करती हैं। उनकी DGISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो उनके ख्याल में अपनी जगह दुरुस्त होगा। ठीक। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर BLA अगर वो यही कहती है कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है तो उनसे क्या बात की जाए? अगर जो TLP है, जो TLP कह रहा हूँ, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, अगर वो कहती है कि हमने पाकिस्तान के अंदर आइन से मावरा एक ऐसा ताकत के जोर पे एक ऐसा निजाम नाफज करना है जो तालिबान ने वहां नाफज किया अफगानिस्तान में, और उसको हम शरिया कहते हैं, और वो हम ताकत के जोर पे करेंगे, और पहले स्टेज में हमें आप अटक तक का इलाका दे दें, तो पहले तय करना होगा कि क्या उनसे डायलॉग करते हुए शॉर्ट ऑफ दैट वो डायलॉग को तैयार हैं, बिस्मिल्लाह। अगर BLA शॉर्ट ऑफ दैट वो अपने इस डायलॉग को तैयार है तो कौन इनकार करेगा? अगर हकूक की बात है तो हमने हकूक दिए ना, आगाज हकूक बलूचिस्तान किया। आज भी सही। अब DGISPR ने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन वो अगर बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह चुके हैं कि अब जो बात होगी वो बलूचिस्तान के लोगों से बात होगी, उनसे बात नहीं होगी जिनसे पहले बात होती रही है। सर एक छोटी सी ब्रेक की कॉल दी जा रही है। कारे साहब आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। कारे साहब आप बहुत अच्छे तरह ये जो बारीकियां होती हैं कि हमें ब्रेक लेना पड़ जाता है। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आइए, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। पहले हिस्से में हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया। जरा दूसरे हिस्से में इस वक्त जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। मेमन साहब, कल बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने का पैगाम दिया है। PTI किस तरह से ले रही है पैगाम को? देखिए, इस तरह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम, कि उन्होंने कहा है कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ। इस तरह ये कि हम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं और बिलावल भुट्टो साहब जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में हैं। तो अगर आप उस गाड़ी से हाथ मिला रहे हैं तो मेरे लिहाज से आपको उस गाड़ी से उतरना होगा। आप आए, हमारे साथ चले। हम चल किस तरफ रहे? अभी जो हम बात कर रहे थे, जो मोहसिन नकवी साहब ने, ये सब लोग वो कर रहे हैं, हम उसी चीज को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। और उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो मैं पहले कह रहा था और आपने मुझे बीच में इंटरप्ट करके कह दिया था कि बाद में बात करूंगी, ये पूरे सिस्टम जो फेल हो रहा है उसकी 3 वजूहात है। एक, पॉलिटिशियंस, हम लोग अपने मतलब के लिए सब कुछ को जायज बना देते हैं और अपने मतलब के लिए हर जायज को नाजायज बना देते हैं। और इसका दूसरा पिलर है वो मिलिट्री सिविल जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोग हैं, वो अपने मतलब के लोगों को जो हारे हुए होते हैं उनको बीच में इंस्टॉल कर देते हैं, उनको आता हो ना आता हो इंस्टॉल कर देते हैं। और ये आज से नहीं। और तीसरा जो है, इन सब चीजों को लीगलाइज या इलीगल कर देती है वो जुडिशरी है। इन तीनों ने मिलकर पिछले 78 सालों में वन वे और अनदर वे इस सिस्टम को सही चलने से कर दिया। उसके लिए पॉलिटिकल मैरिज PTI का पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के साथ बैठना नामुमकिन है। प्लीज अलाउ मी, बिल्कुल मुमकिन है, हर के साथ बिल्कुल मुमकिन है, प्रोवाइडेड आपका विजन एक हो। विजन क्या है? अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपने बेसिक फंडामेंटल ठीक करना है, विच इज फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अभी बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे थे, हर एक ये कह रहा है। अगर जब तक आप ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं ठीक करेंगे, आप उल्टे लटक जाए, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। और उसके बाद जब हम जिस चीज के लिहाज से बात करते हैं, और हम जब इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर बैठ सकती है, नहीं, सारे मिलकर बैठना पड़ेगा। देखिए, इट इज नॉट द इशू ऑफ पीपल्स पार्टी या PTI, दिस इज एन इशू ऑफ पाकिस्तान। पिछले 78 सालों में आप लोगों के मुताबिक तो अभी तो बाकी सारे मिलकर बैठे हुए हैं ना। आप और पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। देखिए, हम सारे मिलकर बैठे हुए, लेकिन हम इस कॉल्स के लिए अभी तक सारे नहीं बैठे।
ठीक। हम लोग मुख्तलिफ चीजों के लिए बैठे हुए हैं, कोई इक़्तिदार के लिए बैठा हुआ है, कोई किसी और चीज के लिए बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है। हमें इस चीज के लिए बैठना सही। है कि हम इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट सर, इलेक्शन जो किसी भी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब मुझे ये फरमाइएगा, अभी ये कश्मीर के इलेक्शन का ये जो पहला फेज था, उससे पहले तक तो जिस तरह की बातें आप लोग दोनों की तरफ से की जा रही थी, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप दोनों की तरफ से आ रहे थे, कल फिर हमने कुछ मुख्तलिफ मंजर देखा, दोनों पार्टीज के रहनुमा बगलगीर हुए। क्या फिर अब ये इत्तेफाक हो गया है कि मजीद महाज आराई, ये लफ्जी गोराबारी अब होगी नहीं? किरण, पहले तो आई थिंक अप्रिशिएट योर शो कि देखें आज हम जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी और मीनिंगफुल बात कर रहे हैं तीनों लोग। देखें जो अभी मेरे डॉक्टर साहब अभी जो बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो भी कर रहे थे, जो कायरा साहब कर रहे थे वो भी बड़ी पर्टिनेंट बात कर रहे थे। देखिए हमें जो पढ़ाया जाता है आइन और कानून और जब हम वकालत कर रहे होते हैं कि 4 पिलर्स हैं जो चीज़ों को एक आइन को पकड़ के रखते हैं, और वो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और मीडिया। ये तमाम 4 पिलर्स जो हैं वो आपके मुल्क को, आइन को अपने ऊपर खड़ा रखते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है, एक चेक के लिए होता है, एक लेजिस्लेचर के लिए होता है। तो ये जब पिलर्स 4 इकट्ठे इफेक्टिवली वर्क करते हैं तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं। तो जिस तरह कायरा साहब ने कहा था कि जो पहले इलाज मौजूद हैं, हम जब इकट्ठे होकर एक यक जुबान होकर हम जब इन तीनों पिलर्स को इकट्ठे होकर इनके नीचे और साथ होकर चलेंगे तो आई थिंक के कंस्ट्रक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। इसी तरह अभी आप कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहे थे, करी थी कि देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल स्लोगन्स भी होते हैं, बाज कहीं ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई डब्बा उठा लिया, कभी कहीं फायर हो गया, तो डब्बा उठाया वो भी गलत। देखें डब्बा उठाया वो भी गलत और गोली लगी किसी को वो भी गलत। देखें आप उसको प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट्स की और इदारों की यही कोशिश है कि भाई कि आप स्मूथ एंड फेयर ट्रांजिशन हो, एक अच्छे प्रोसेस की तरफ हम चलें, अच्छी रवायात छोड़ें, वो कश्मीर हो या कोई और हो, कि जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर, इन रवायात के ऊपर काम नहीं करेंगे तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हम अच्छी तरह अगला जो मरला है वो भी अच्छी तरह तय है। और साथ मौजूद थे सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आपका भी समान कायरा साहब साथ मौजूद थे। तीनों अहम मेहमान अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कहा जाता है कि जो तीसरी आलमी जंग है वो पानी की वजह से होगी। पानी का बहरान दुनिया में आज इस नहज पर तो नहीं पहुँचा कि आलमी जंग हो, लेकिन बहरी रास्तों पर कब्जा करके दूसरे मुल्कों की तिजारत रोकने की कोशिशों ने दुनिया के कई ममालिक को जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अबनाए हुर्मुज़ ईरान अमरीका जंग की वजह से शदीद मुतासर है। यमनी हुसी बागियों ने बाबुल मंदब पर भी सऊदिया के लिए घात लगा रखी है, जिससे पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासर हो रहे हैं। यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरानी जहाज़ों पर हमले किए थे, जिसका जवाबी हमला किसी भी वक्त हो सकता है। चारों तरफ जो बहरी रास्ता है वो महफूज नहीं है। इसी तनाजुर में कल सऊदी अरब में 43 ममालिक का इजलास हुआ और 14 ममालिक ने सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद कायम कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर, उर्दन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सोमालिया, तुर्किया, मिस्र, सूडान और जिबूती शामिल हैं। ओमान और मुत्तहदा अरब इमारात इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने और ये इत्तेहाद बाबुल मंदब, रेड सी और खलीज अदन में दिफा के लिए काम करेगा। तो क्या अब इसके बाद यमनी हुसियों को पाकिस्तान का सामना भी करना पड़ सकता है? और फिर इस सूरत हाल में ईरान कहाँ खड़ा होगा? क्या वो हुसियों की हिमायत जारी रखेगा? और फिर इसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे? इस पर प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और अहम मामला भी है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और गजा के तमाम दीगर मुसल्लह गिरोहों को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा कर लिया है। जैसे जैसे गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस हटेंगी और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स एक नई फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने भी मुआहदे की तस्दीक की है। ये अमल मरहलावार होगा, लेकिन क्या इसराइल अपने मुआहदे पर कायम रहेगा? इसका जवाब अमेरिका समेत डेफिनेटली दुनिया के किसी भी
मुल्क के पास नहीं हो सकता। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त हम नई सिचुएशन डेवलप होते हुए देख रहे हैं, हुसी बाबुल मंदब का मुहासरा करने की कोशिश कर रहे हैं इराकी मुसल्लह गिरोहों की जानिब से। सऊदी अरब पर हमलों के बाद सऊदीया की सरबराही समेत पाकिस्तान समेत जो है वो 14 ममालिक का बहरी दिफाई मुआहदा हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि एक तरफ सर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं, दूसरी तरफ इन 14 ममालिक का इत्तेहाद है। जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया है। जी बिल्कुल, एक नई डायमेंशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ईरान को न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस मिला था, उसको वो स्प्रेड ओवर करना चाह रहे हैं बाबुल मंदब की तरफ। और जाहिर है ये ईरान को भी पता है कि वो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कोई मैनिफेस्टेशन दोनों जगहों पर करने की ना तो मिलिट्री सलाहियत रखता है, चाहे वो यूसी इस्तेमाल कर रहे, ना वो एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर सस्टेन कर पाएगा अमेरिका का फ्रॉम द मिलिट्री एंगल। इसलिए मेरा ख्याल है वो बार्गेनिंग चिप पे तौर पर यूज कर रहा है और प्रेशराइज कर रहा है उन मुल्कों को, खास तौर पर जो मिडल ईस्ट में है, उनको ये प्रेशराइज कर रहा है कि वो कीमत उनके लिए बढ़ा रहा है बुनियादी तौर पर अमेरिकन प्रेजेंस की। यहाँ पे वो ये साबित करना चाहता है कि जब तक ये मुल्क अमेरिकन प्रेजेंस को अकोमोडेट करते रहेंगे, उनको किसी न किसी शक्ल में इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिस्ट्रक्शन वगैरह जो पिछले पास्ट में की थी, उनका सामना करना पड़ता रहेगा। लेकिन जो इत्तेहाद आप कह रही हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल एक बात है, क्योंकि दुनिया में कोई भी सी वाटर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो चोक नहीं होती। दुनिया में कोई भी नेवी किसी भी मुल्क की हो, अगर आप उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कह लें या मिशन कह लें, वो वन लाइनर जो नंबर टॉप लाइन होती है उस पर लिखा होता है कि टू कीप द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। ये नेवी का होता है। नेवी इस सूरत में इसको खोलने के रखने के लिए सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को इवन खुद भी डिफेंड करती है अपनी कोस्टल एरियाज को, दुश्मन को भी ऑफेंसिव लॉन्च करके न्यूट्रलाइज करती है, लेकिन उसका अल्टीमेट एम यही होता है टू कीप द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। तो इमेजिन करें कि बाबुल मंदब पे अगर ये ईरान मैनिफेस्ट कर लेता है तो ये 14 मुल्कों का कंसेंसस शायद इससे भी कल को ज्यादा हो जाए। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग समथिंग आउट ऑफ ब्लूज। ये और लॉजिकल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो खोले रखें और उसको मैनिफेस्ट करें। और आई एम श्योर यहाँ पर यूएई और ओमान जी ये इस इत्तेहाद में शामिल नहीं है, तो क्या इसके पीछे सिर्फ रीजन एक यही है कि ये बाबुल मंदब स्ट्रेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? जी इन्फ्लुएंस भी है, जो हम जंग के दौरान भी देखते आए हैं। उनकी इंक्लिनेशन उस तरह नहीं है जंग की तरफ, बाकी इस्लामी मुल्कों की तरफ उसकी हम जान चुके हैं। इसमें कोई मेरा ख्याल सीक्रेट नहीं रह गया कि उनकी कंसेंसस जिस तरीके से इजराइल ने उनको डिफेंड किया, जिस तरह की खबरें आई, सही थी या नहीं, कि उनके क्लोज कोलैबोरेशन भी रही, एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किए गए यूएई को डिफेंड करने के लिए। और ऑलमोस्ट 40% जो अटैक हुए हैं, 41% टू बी मोर प्रिसाइज, जो ईरान ने किए हैं वो यूएई पर किए हैं। और उसका बैकग्राउंड हम सबको समझ आता है, बिकॉज ईरान थिंक्स के जो एक कोलैबोरेशन यूएई की अमेरिका की तरफ और इनडायरेक्टली इजराइल की तरफ ज्यादा है, वो उसको एक ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना चाहता भी है और हुई भी है उसको। तो आई थिंक यूएई इन रिटेलिएशन बड़ा मुश्किल है उसके लिए इन हालात में टू कॉम्प्रोमाइज इन फेवर ऑफ ईरान, पर्टिकुलरली अब सऊदी अरब और बाकी अलायंसेस के साथ चलना। लेकिन इसमें कोई मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये 14 मुल्कों का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। जी अच्छा सर, ये 14 ममालिक जिन दो मुल्कों को हमने डिस्कस किया, इसके अलावा भी ओवरऑल कोई 43 कंट्रीज यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 14 ममालिक इस अलायंस का हिस्सा बना है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी थे लेकिन वो नहीं बन सके, इसके पीछे क्या रीजन है सर? एक तो स्टेक होते हैं, और जाहिर है आई एम श्योर ये आइडिया इतना क्योंकि अर्जेंट डेवलप हुआ है, खास तौर पर बाबुल मंदब वाला, तो ये बहुत प्रोलॉन्ग नहीं था। तो 42 मुल्कों के होने का मतलब ये नहीं है कि 14 ने ज्वाइन किया तो बाकी डिसएग्री करते हैं। उसका मतलब ये भी होता है कि आपने वापस जाकर अपने होम कंट्री से जाके डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री और दूसरे कंसिडरेशन और कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस भी करना होता है। तो आई एम श्योर, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि शायद 14 से ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल बात है और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के तमाम जो लॉज हैं उनके मुताबिक है ये। सही, ठीक। अच्छा खालिद साहब, एक और भी अहम मामला है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट सामने आया हमारे गजा के हवाले से। पीस ऑफ बोर्ड, इसका फ्रेमवर्क कबूल करते हुए पहली मरतबा हमास ने गैर मुसल्लह होने पर आमादगी का इजहार कर दिया। हालांकि जिस वक्त ये पॉइंट सामने आए थे तो सारी दुनिया इस बात पर सवाल उठा रही थी कि हमास को गैर मुसल्लह करने के कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब बाकायदा उन्होंने इस बात पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या फिर अब निकलेगी वहां से इसराइली फोर्स और इसके बाद फिर हालात नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको गजा में? किरण साहिबा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट देखें कि उसकी वजह कौन था, जब भी मुआहदे हुए हैं अमेरिका, इजराइल और चलें हिजबुल्लाह और लेबनान देख लेते हैं,
तो वो मोस्टली आपको नजर आएगा कि या अमेरिका ने डेफिसिट क्रिएट किया या ट्रस्ट तोड़ा या इजराइल ने तोड़ा। गाजा इटसेल्फ मिसाल है, वेस्ट बैंक है, बहुत सारी और जगह मैं नाम ले सकता हूं जहां पे इजराइल ने पासदारी नहीं की, और उसका मैनिफेस्टेशन का ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ईरान भी आज, जिसकी वजह से आपने देखा कि कोई मैनिफेस्टेशन वो मान नहीं रहा, वो कहता है जब तक आप मीनिंगफुल मेजरमेंट लेके मूव नहीं करेंगे ईरान उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चले एक छोटी सी 2013 में जब JCPOA हुआ था और 2015 में फाइनल हुआ था, तो ये 25 महीने तो इंटरिम एग्रीमेंट से फाइनल एग्रीमेंट तक लगे थे, लेकिन 36 महीनों में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आकर उसको डंप कर दिया था। किसकी वजह से? हालांकि उस वक्त तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के विजिट भी हो चुके थे। तो ये सारा देखते हुए मेरा ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका ने ब्रिज करना है और ईरान को एश्योर करवाना है कि अच्छा, चिश्ती साहब एक और भी जी इसी बात के तनाजुर में अब जो गाजा पीस ऑफ बोर्ड है उसके सरबराह हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गाजा के सारे मामलात को अब चलाएंगे, वो लीड कर रहे होंगे और इस सारे मामले पर हमास भी हथियार डालने को तैयार हो गया। तो यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये है कि फिर ये जो कुछ हुआ पिछले 3 सालों में, जो कुछ हो रहा है गाजा के मासूम मुसलमानों के साथ, वो क्यों हुआ और क्या वो जो 7 अक्टूबर वाला इकदाम था फिर वो कैसे जस्टिफाई होगा सर? तो उसकी थोड़ा सा हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब ईरान और इराक की जंग हुई थी तो ईरानी लोगों पर केमिकल वेपन फेंके गए थे, पूरे यूरोप और अमेरिका ने सपोर्ट किया था, और वो ऑलमोस्ट जो केमिकल्स थे वो यूरोप और अमेरिका ने ही प्रोवाइड किए थे। ईरान ने उस वक्त सीखा था कि आने वाली जंगें वो अपने बॉर्डर से अगर दूर करना चाहता है तो उसको प्रॉक्सी करनी पड़ेगी, डेवलप बाय डिजाइन। मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। उस पर उसने हिजबुल्लाह का सपोर्ट किया, सीरिया में सपोर्ट किया, जॉर्डन में किया, इराक में किया। तो उसने प्रॉक्सीज डेवलप ही इसलिए की थी कि अपने बॉर्डर से इजराइल को दूर रखा जा सके। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं, जब इनके कमांडर इन चीफ हुसैनी ईरान के, जिनको कत्ल किया गया था, तो अब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि इजराइल ने आखिरी वक्त बैक ऑफ कर लिया था उसको किलिंग करने के जो सारा प्लान था, जबकि अमेरिका और इजराइल ने इकट्ठे प्लान किया था। और बैक ऑफ करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इजराइल को खतरा था कि हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगी। तो मैं सिर्फ उस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं कि ईरान इसको एज अ टूल फॉर सेल्फ डिफेंस पे यूज करता रहा है। तो आने वाले वक्तों में डिपेंड करेगा कि ईरान और बाकी जो ममालिक हैं वो कन्वर्ज किस तरह कर पाते हैं और कंसेंसस और ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सर मुझे सिर्फ अगर ये अक्टूबर के हमले के हवाले से भी कहिए कि क्या, क्योंकि आपने प्रॉक्सीज के हवाले से बात की ना, तो क्या ये जो 7 अक्टूबर को फिर हमला किया गया उस पर क्या ईरान की हिमायत हासिल थी? पॉसिबली अब तो हम देख रहे हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह सेंसिटिव है, अभी भी जो MOU साइन हुआ है उसके पहले पैराग्राफ में 3 जगह लेबनान का जिक्र है, जिसका मतलब इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह की सेंसिटिविटी शो करता है। तो पॉसिबिलिटी तो है। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि ईरान को ये पता था कि मैं अपने बॉर्डर डायरेक्टली इजराइल और अमेरिका से सिक्योर नहीं कर सकूंगा, तो उसका ये तरीका उसने स्ट्रैटेजिकली ढूंढा कि अपने बॉर्डर से दूर रखने के लिए ऐसी फोर्सेस जो एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी और काउंटर डेटरेंस के तौर पर तैयार किया उसने सारे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद चिश्ती में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।